नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसी ग्लोबल पावर स्ट्रगल की जो तोपों और टैंकों से नहीं बल्कि फैक्ट्रियों पर कर से लड़ी जा रही है। ये एक साइलेंट कंपटीशन है जो पर्दे के पीछे धीरे धीरे पूरी दुनिया को बदल रहा है। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि दुनिया में एक बहुत बड़ी पावर स्ट्रगल चल रही हो और हम में से ज्यादातर लोगों को इसकी भनक तक ना हो? नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है। ये असल में आज हो रहा है और इसका असर हम सब पर पड़ रहा है। इस पूरी बात का जो सार है वो इस एक लाइन में छिपा है। अमेरिका अपनी ताकत का ढिंढोरा पीटता है, जबकि चीन चुपचाप अपनी शक्ति बनाता है। ये दो बिल्कुल अलग अलग तरीके हैं, दो अलग अप्रोच हैं, और हमें यही समझना है कि ऐसा क्यों है। तो ये एक ऐसा युद्ध है जहां बम नहीं गिरते, पावर के नियम अब बदल चुके हैं। ये लड़ाई मिलिट्री की नहीं बल्कि इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक है। अब देखिए, दोनों देशों की प्रायोरिटीज में जमीन आसमान का फर्क है। दशकों तक अमेरिका का पूरा फोकस अपनी मिलिट्री ताकत पर रहा और दूसरी तरफ चीन ने अपना पूरा ध्यान प्रोडक्शन, सप्लाई चेन और कर्ज पर लगाया। बस इसी एक बदलाव ने दुनिया की पावर को शिफ्ट करना शुरू कर दिया। तो चलिए चीन की स्ट्रैटेजी के पहले पिलर को समझते हैं, प्रोडक्शन के जरिए कंट्रोल। मतलब चीन दुनिया की फैक्ट्री कैसे बना और इसका असली मतलब क्या है। देखिए, ग्लोबल पावर ना अक्सर हमारी आंखों के ठीक सामने छिपी होती है। जो फोन हमारे हाथ में है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स हम इस्तेमाल करते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, इनमें से लगभग हर चीज या तो चीन में बनी है या फिर चीन की सप्लाई चेन पर डिपेंड करती है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। सीधी सी बात है, जब आप फैक्ट्रियों को कंट्रोल करते हैं तो आप दुनिया की नेगोशिएशन टेबल पर एक बहुत मजबूत पकड़ रखते हैं। सोचिए, अगर चीन सिर्फ अपना एक्सपोर्ट धीमा कर दे तो पूरी दुनिया में चीजों के दाम आसमान छूने लगेंगे। यही प्रोडक्शन पर कंट्रोल उसे ग्लोबल पॉलिटिक्स और ट्रेड में जबरदस्त पावर देता है। ठीक है, अब आते हैं चीन की साइलेंट स्ट्रैटेजी के दूसरे पिलर पर। यह है कर्ज और डील के जरिए दूसरे देशों को अपने ऊपर निर्भर बनाना। और यह तरीका बहुत ही असरदार है। इसे डेट डिप्लोमेसी या कर्ज वाली कूटनीति कहते हैं और इसका एक पूरा प्लेबुक है। स्टेप 1, डेवलपिंग देशों को बहुत बड़ा लोन ऑफर करो। स्टेप 2, उस पैसे से पोर्ट्स, रेलवे, पावर प्लांट्स जैसे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करो। और स्टेप 3, जब वो देश कर्ज नहीं चुका पाते तो उन स्ट्रेटेजिक एसेट्स पर लंबे समय के लिए कंट्रोल हासिल कर लो। यहाँ एक बहुत बड़ा और मजेदार फर्क है। अमेरिका सैनिक भेजता है, चीन इंजीनियर्स भेजता है। हैं तो दोनों ही दूसरे देशों पर प्रभाव डालने के तरीके, लेकिन इनके मेथड और नतीजे बिल्कुल अलग हैं। और अब बात करते हैं चीन की स्ट्रैटेजी के तीसरे और शायद सबसे जरूरी पिलर की, और वो है धैर्य यानी पेशेंस की पावर। चीन की पूरी रणनीति उसकी लॉन्ग टर्म सोच पर टिकी है। यहां भी एक फंडामेंटल डिफरेंस है। अमेरिका की सोच इलेक्शन साइकिल में बटी होती है, मतलब हर 4 साल में पॉलिसीज बदल सकती हैं। वहीं चीन दशकों की प्लानिंग करता है। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में वो पॉपुलर हैं या नहीं, उन्हें अपनी लॉन्ग टर्म पोजीशन की फिक्र है। टेक्नोलॉजी में भी उन्होंने यही पेशेंस दिखाया। उनका फॉर्मूला सिंपल था, पहले कॉपी करो, फिर उसे इंप्रूव करो और फिर उस पर हावी हो जाओ, डोमिनेट करो। और आज देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टर्स में वो दुनिया पर हावी हो रहे हैं, वो भी कम लागत और बड़े स्केल पर। इसके साथ साथ चीन एक और काम कर रहा है, अमेरिकी डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसी को धीरे धीरे कम कर रहा है। कैसे? वो लोकल करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, गोल्ड रिजर्व्स खरीद रहे हैं और एक ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम बना रहे हैं। देखिए, इसका मकसद रातों रात डॉलर को खत्म करना नहीं है। इसका मकसद है खुद को किसी भी तरह के फाइनेंशियल प्रेशर से बचाना। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी साइलेंट स्ट्रैटेजी का अल्टीमेट गोल क्या है? ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, गोल अमेरिका को जंग में हराना नहीं है। असली गोल है दुनिया को एक और ऑप्शन देना, एक ऐसा पैरेलल ग्लोबल सिस्टम बनाना जहां अमेरिका का सिस्टम ही अकेला रास्ता न हो, उसकी जरूरत कम हो जाए। और यहीं पर असली पावर शिफ्ट होता है। जब दुनिया को यह महसूस होने लगता है कि उसके पास एक चॉइस है, एक दूसरा ऑप्शन भी है, तो पावर अपने आप धीरे धीरे चुपचाप शिफ्ट होने लगती है, और वो भी बिना एक भी गोली चलाए। अगर इतिहास देखें तो बड़े बड़े साम्राज्य अचानक से नहीं गिरते, वो तो धीरे धीरे चुपचाप फीके पड़ जाते हैं, जबकि कोई और परछाई में खामोशी से कुछ नया बना रहा होता है। और यही बात हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आने वाले समय में